दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की एक चर्चित कथाकार आशा पांडे जी के कहानी डेढ़ सेर चांदी के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूँ। आशा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये अमरावती में रहती हैं और पिछले तकरीबन 2004 से ही ये सक्रिय लेखन में संलग्न है। इनकी 4 कथा संग्रह हैं और ये यात्रा वृत्तांत का संग्रह भी है इनके हक में, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ये इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। ये कविताएं भी लिख चुकी हैं, बहुत सुंदर जो है ये लेख भी लिखती हैं। मैंने इनका एक लेख पढ़ा है कोहबर, जो कि शादी ब्याह का जो रस्म है कोहबर का, उस पर जो है ये केंद्रित है। ये आशा पांडे इस साल 2024 में चर्चा के केंद्र में आई अपनी कहानी डेढ़ सेर चांदी के पुरस्कृत होने के क्रम में। विशेष रूप से ये कहानी मेरे दिल को छू गई। मैं साहित्य कथा लेखन की जो यथार्थवादी परंपरा है, मैं उससे अभिभूत रहा हूँ। मैंने लॉकडाउन के दरमियान रेणु के उपन्यास प्रति परिकथा को पढ़ा। मैंने 2021 के जनवरी फरवरी में मैंने जेन ऑस्टिन की किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस भी पढ़ी। ये बहुत चर्चित उपन्यास है, इस पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं और ये उस दौर की कहानी का उपन्यास है जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में यथार्थवाद का पदार्पण हो रहा था। आशा पांडे की कहानी तो कई लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसके बरक्स कुछ बातें करना चाहता हूँ जो इनकी कथा हिंदी साहित्य कथा परंपरा और इनकी कथा दृष्टि, आशा पांडे की अपनी कथा दृष्टि को परिलक्षित करती हो। डेढ़ सेर चांदी में जो यथार्थ है वो आक्रोशित करने वाला यथार्थ है। ये कोई मामूली यथार्थ नहीं है। इसकी नायिकी कहानी के अंत होते होते अपना सब कुछ गंवा चुकी है। उसका पति का जबरदस्ती नसबंदी करवा दिया जा चुका होता है। हम सभी लोगों को पता है कि 70 के दशक में इमरजेंसी के दरमियान ये परिवार नियोजन कार्यक्रम विशेष तौर पर लागू किया गया था और कस्बों में, गांवों में बाजबरदस्ती भी बहुत मासूम लोगों को पकड़ करके उनकी नसबंदी करवा दी गई, ताकि सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो सरकार के सामने अपना टारगेट जो है वो दिखा सके कि हाँ, हमने टारगेट पूरा कर लिया है, इस अमुक क्षेत्र में इतने लोगों का परिवार नियोजन हो गया और नसबंदी हो गई है। तो कहानी के प्लॉट का एक हिस्सा कहानी का जो नायक है भग्गू, उसकी नसबंदी पर केंद्रित है। दूसरी कहानी के प्लॉट का जो दूसरा हिस्सा है, जो कि मुख्य प्लॉट है, उसमें कैसे फैमिली फ्रॉड होता है, परिवार के ही लोग कैसे एक दूसरे के साथ भीतरघात करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हासिल कर लेते हैं। नैकी के पास में 1.5 बीघा जमीन है, उसको भी उसका चचेरा ससुर और चचेरी सास हड़प लेती है, लिखवा लेती है उसके पति को फुसला करके। अब जब कुछ भी नहीं रहता है उसके पास में, तो वो सोचती है कि कम से कम बुढ़ापे में सहारे के लिए अपने औरस की संतान भी अगर रहेगी तो बुढ़ापा पार लग जाएगा। अभी उसके शादी के बहुत सारे साल नहीं गुजरे हैं और तभी ये ट्रेजेडी हो जाती है। तो वह सोचती है, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास पर भी जो है आशा पांडे ने चोट किया है, और पड़ोस के एक लड़के की मेडिकल जो है वो मेडिकल साइंस में दाखिला मिल जाता है, तो उस घर में जो है
रामायण पाठ करवाया गया है। तो इस ये कहानी की नायिका नायकी पता लगाती है कि 1.5 सेट चांदी मेरे पास में है, क्या इतने में हो जाएगा, पार लग जाएगा? तो मिसिर जो पड़ोस के हैं, वो मिसिर यानी पंडित, वो कहते हैं कि हाँ इतने में हो जाएगा। जब वह अपने गहने को, जो कि ज़मीन में गड़ करके रखे गए थे, वहाँ जब कोड़ करके देखने जाती है तो वहाँ भी देखती है कि वो गहना गायब हो चुका है और वहाँ की मिट्टी कोड़ी हुई है। तो पता चलता है कि उसके गूंगे पति को खाना खिला पिला करके उसके चचेरे ससुर और चचेरी सास ने वो गहने हासिल कर लिए हैं। और कहानी के अंत में उस गहने की खातिर जो है, जब अपने पति को डांटती है नायकी, तो गांव के लोग भी, गांव के बच्चे भी जो उसको कहते हैं कि ये पागल हो गई है। ऐसा समाज का जो विद्रूप रूप है वो आशा पांडे रख रही हैं। ये तो हमारे समाज में और पूरा का पूरा जो है ये कहानी की जो सेटिंग है, उसमें जो इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका मूक दर्शक बना हुआ है और कहानी की नायिका को ही पागल करार कर दिया है। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि ये कैसा जो है कहानी में अन्याय को दर्शाया गया है। किस तरह से आशा पांडे की कहानियों में दलित, शोषित और मजदूर वर्ग की काफ़ी उनके संघर्षों की काफ़ी ज़बरदस्त पड़ताल की गई है। इनकी कहानियों को आप देखेंगे तो ये रेणु और भीष्म साहनी की जो अति यथार्थवादी परंपरा है, उस परंपरा को विस्तार करते हुए लगती हैं। रेणु की कहानी में भी जमीन का मसला है। जमीन, जायदाद, जेवर और जेवरात, ये लालच के, ये किस तरह जो है इसके चक्कर, इन सबों के चक्कर में किस तरह जो है हमारे समाज में लालच के जाल बुने जाते हैं, उसको आशा पांडे बहुत ईमानदारी से इस कहानी में 1.5 सेट चांदी में दर्शाते हुए लगती हैं। और इसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाज में नैतिक ह्रास कितना एक गहरा संकट धारण कर लिया है। कि अगर कोई आदमी षड्यंत्र का शिकार हो गया है, अगर कोई आदमी फैमिली फ्रॉड, फैमिली के किसी अपने ही कुनबे के किसी आदमी, गलत आदमी के षड्यंत्र का शिकार हो गया है, तो उसके हक में कोई व्यक्ति पहल करने वाला नहीं है। जिसने खलनायकी की है उसको कोई कहने वाला नहीं है कि साहब आपने ऐसा अनुचित काम क्यों किया, आपने ये घृणित काम क्यों किया। आज 21वीं शताब्दी जा रही है और मैं समझता हूं कि इन मामलों में शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था के जो इससे संबंधित जो विभाग हैं वो भी सीधे सीधे पहल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो साक्ष्य चाहिए और साक्ष्य के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पक्ष में आपको सीधे कहा जाएगा कि भाई आपके लिए, आपके पक्ष में कोई गवाह भी नहीं है, तो अब आपके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे। इन मसलों में आप देखेंगे अगर, तो करीब करीब आदमी जो सीमांत जो है किसान हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है वो ऐसे मामले में पड़ जाते हैं। ये आशा पांडे जी यथार्थवादी परंपरा के विस्तार करने के क्रम में मुझे चेकअप की कहानियों के भी आसपास जो है वो घूमते हुए लगती हैं। ये चेकअप की एक कहानी है भिक्षुक। ये कहानी आप हिंदी समय.com पर आप उसको हिंदी अनुवाद में आपको मिल जाएगी ये कहानी। 1.5 सेट चांदी कहानी करुण रस और रौद्र रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि आशा पांडे का कथा संग्रह देर कभी नहीं होती आप प्राप्त करें। ये कहानी इसमें इस कथा संग्रह में शामिल है और इस कथा संग्रह की पहली कहानी है ये।
डेढ़ से चांदी इस कथा संग्रह की पहली कहानी है ये, और इसे भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 2023 का संस्करण है ये। आप सभी मित्रों से गुजारिश करता हूं कि आशा पांडे की कहानी को पढ़िए, और जो अपने आसपास हिंदी साहित्य के जो भावी शोधार्थी हैं, जो कॉलेज के लड़के हैं, जो साहित्य में विशेष रुचि लेते हैं, उनको भी ये आप इसे पढ़ने के लिए कहें। समाज की सच्ची तस्वीर पेश की गई है। इसमें न तो कोई शैलीगत जो है बनाव है, रचाव है। ये एक रेखीय पद्धति की कहानी है जो कि प्रेमचंद की कहानियों के जैसी आपको लगेगी, नशरा शर्मा की कहानियों जैसी लगेगी। ये उसी परंपरा में आशा पांडे की कहानी फिट करती है ये। तो मैं आप सबों से गुजारिश करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं भूपेंद्र कुमार बिहार के लखीसराय जिले के बढ़िया कस्बे का निवासी हूँ। मैं पिछले 2.5 दशक से हिंदी साहित्य पढ़ते आया हूँ और मैं अंग्रेजी का अध्यापक रहा हूँ। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने मुझे हिंदी साहित्य की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया, और उन लोगों ने ही 30 साल पहले मुझे कहा था कि हिंदी में भी एक से एक बढ़कर रचनाकार हैं, आप इन्हें पढ़िए। केवल विदेशी साहित्य में भी अच्छी कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, और आशा पांडे मेरी इस उम्मीद पर बहुत कुछ खड़ा उतरते हुए लगती हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।